by me when I was preparing. Some of them I have created in the last 2-3 days only. The reason of sharing is not that these are the only frameworks that you should be using. They are the holy gospels that will propel you through this examination. They should give you an idea that when you have to prepare a lot of syllabus, जब आपको बहुत सारा तैयारी करना होता है in this mains examination, you need to at least create some basic frameworks जिससे आप एग्जाम में गाड़ी खींच सकें. It is very easy to get lost in tons and tons of books and tons of materials, लेकिन it is very difficult to see things properly. So जो लोग भी चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एसेथॉन, be it the prelims tricks, be it these things that I am sharing, understand the value and importance of each of them. It is very easy to criticize anything in this world. सबका criticism possible है. No one can be escaped from criticism. However, it is very difficult to appreciate. तो आप अप्रिशिएट कीजिए आपके आसपास में क्या अच्छा हो रहा है, उससे सीखिए, उससे आप डिराइव कीजिए फ्लो को, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे. एंड मेक श्योर कि आप आंसर्स ऐसा लिखें जिसमें ह्यूमन फील आए, मशीन फील नहीं आए. You are not a bot there. That is the problem that I am seeing with lot of aspirants. Even while seeing the essays, I can clearly see that essays are not written from the heart. They are writing essays as per a template. See, template से तो bot भी लिख देगा, template से तो एक कंप्यूटर भी लिख देगा, essay एक रोबोट भी लिख देगा. When we are writing an essay, we should write things that we have seen in the circumstances in the environment. अगर आप सिर्फ कोट्स लिखेंगे, अगर आप सिर्फ ये लिखेंगे जो आप पढ़ते हैं, या आप आंसर्स को वैसे लिखेंगे, आंसर्स विल अपीयर शैलो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है बार बार, आपके आंसर्स में शायद वो डेप्थ नहीं आ रही है, शायद वो अपनापन नहीं आता है, जिसके कारण कभी कभी एग्जामिनर को वो कनेक्ट नहीं आता है. देखिए, जो एग्जामिनर बैठे हैं, they don't have a lot of time to go through each and every word what you are writing. All they see are two things. Number one, क्या आपके आइडियाज नोवेल हैं. नंबर टू, क्या आप उनके मॉडल आंसर से वो मैच करते हैं. अगर वो मॉडल आंसर से कीवर्ड मैच करते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स. उनके मॉडल आंसर्स बहुत छोटे होते हैं. अगर आइडियाज नोवेल हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स. अब ये दोनों चीजें उनके पास कैसे सामने आएंगी, जब आप उसको अच्छा से प्रेजेंट करिएगा. इफ योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर गुड, देन even your ideas are suboptimal, and even if you have not written anything new or extraordinary, you will have a better chance of scoring good marks. लेकिन अगर आपने दोनों चीजें खराब कर दी हैं, प्रेजेंटेशन एज वेल एज आइडिएशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर मेंस. लोग मेंस की तैयारी में एक और बड़ी गलती करते हैं, पेपर को 7 मानते हैं. आई थिंक यू शुड ऑलवेज कंसिडर 3 पेपर. मैं 3 ही पेपर मानता था, एक जीएस, एक मैं ऑप्शनल मानता था, और एक मैं एथिक्स मानता था. एस्से वाज नॉट कंसिडर्ड एज ए पेपर. नॉट कि मैं एस्से को से डिमोरलाइज था या मैं ओवर कॉन्फिडेंट था. एस्सेज विल गेट डेवलप्ड स्लोली. मतलब एस्सेज पे मुझे भरोसा है कि जो भी बंदा या बंदी मेंस की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, दे हैव सम आइडिया ऑफ ऑल द कंटेंट दैट इज हैपनिंग. बचा अब आपका जीएस 1 2 3 को कभी भी बाइफरकेट करके मत देखिए. द मोर यू बाइफरकेट, लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी बाइफरकेट कर लिया. लोगों ने क्या कर लिया भाई, डिजास्टर एक अलग कर लिया. लोगों ने क्या कर लिया, जीएस 3 के लिए इकोनॉमिक अलग कर लिया, पोलाइटी अलग कर लिया, देन कल्चर अलग कर लिया, हिस्ट्री अलग कर लिया, ज्योग्राफी अलग कर लिया. यू विल ऑलवेज थिंक दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स. देन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग. टेररिज्म को एक पेपर बना दे रहे हैं कि 5 क्वेश्चन टेरर के आएंगे, 2 क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी का आएगा. दिस बाइफरकेशन may be helpful for a coaching institute,
अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पढ़ा रहा है, उसके लिए बाइफर्केशन अच्छा है, बहुत सारे टीचर्स की नौकरी लग जाएगी अलग अलग करके। आपके लिए बाइफर्केशन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करिएगा आप उसको अलग अलग मान के पढ़िएगा, एंड देन योर माइंड विल ऑलवेज प्रोसेस कि अभी कितना बाकी है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। एक बंदे से आज बात हो रही थी, ही टोल्ड कि मेरा लास्ट ईयर इंटरनल सिक्योरिटी छूट गया था, एंड आई वाज लाइक इंटरनल सिक्योरिटी छूट गया था, ये क्या बात हुई, मतलब ये नहीं पढ़ पाया। सो वेदर रिपोर्ट छूट गया था, दिस थिंग शुड नॉट हैपन। आपको एक एथिक्स की तैयारी करनी है, एक ऑप्शनल की तैयारी करनी है, और एक जो आपको तैयारी करनी है वो जीएस की तैयारी करनी है। उसको आप एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में अगर तैयार करते हैं, अगर आप एक होलिस्टिक पिक्चर को देखते हैं, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर इट कंफर्टेबली एंड प्रॉपरली। आई एम नॉट वेरी ट्रेंड विथ टेलीग्राम और एनी एप्स, सभी एप्स को मैं थोड़ा मोड़ा इस्तेमाल करता हूँ। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ऊर्जा ग्रुप भी बनाए थे, मेनी पीपल ज्वाइन द ग्रुप। अरे भाई, आपके लिए सृजन अलग है, ऊर्जा अलग है, आपके लिए योद्धा अलग से बनाया जाएगा। थिंग्स को अलग अलग देखिए, समझिए कि किसको क्या जरूरत है। होता है ना कि किसी एथलीट को जो खाना है वो किसी और को भी नहीं खाना है, तो अपने हिसाब का भोजन और अपने हिसाब का टाइम दीजिए। 1.5 साल की अगर आपकी तैयारी है तो 1.5 साल उसको प्रॉपरली आप लगा सकते हैं। डोंट बी इन हरी। अभी से मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, लोग हरी में होते हैं, और हरी इज द कॉज ऑफ वरी। आप जितना हड़बड़ाहट करते हैं उतना घबराहट होती है। चीजों को समेटना शुरू करिए, फैलाना नहीं। लोग फैला के रखते हैं, लास्ट में समेट नहीं पाते हैं। एग्जाम से पहले ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, अब क्या करें, हाय माँ, हे भगवान, ये सब होने लगता है। दैट थिंग्स ओनली हैपन व्हेन यू स्टार्ट। और उससे क्या होता है, आपका मोमेंटम और कॉन्फिडेंस चला जाता है। शुरू से ही पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखिए कि मुझे निकालना है, आई विल डेफिनेटली क्लियर, देयर इज नो वे आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर। चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, इस बार मेरे पास अपने अपने भी टूल्स बेहतर होंगे, मुझे गाइडेंस भी मिल रही है, मैं अपने और भी अस्त्र शस्त्र प्रिपेयर करूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि आई क्लियर इट। जब मैं अपना भी टाइम एग्जाम लिखता था, आई हैड वेरी टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स इन माय माइंड। पहला कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि मुझे रैंक 1 कभी नहीं लाना था, मुझे टॉप 10 रैंक नहीं चाहिए था, क्योंकि सबको टॉप 10 रैंक चाहिए होता है। तो मैं सोचता था कि जो रैंक खाली होगा, मैं हमेशा 81 रैंक सोचता था कि 81 रैंक, दुनिया में कौन लड़का होगा जिसको 81 रैंक चाहिए। मुझे अगर 81 रैंक भी आ जाएगी तो भी मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उस समय के हिसाब से मिल जाता। तो आई यूज्ड टू थिंक कि 81 रैंक इज अ गुड रैंक, ये किसी को नहीं चाहिए, इट इज अ ओपन सीट रैंक। वाई आई यूज्ड टू थिंक, ऐसा नहीं है कि रैंक 1 आ जाता तो मुझे दिक्कत होती, या मुझे 61 आया तो मुझे दिक्कत हुआ। द रीजन वॉज, मैं अपने दिल को समझाता था कि भाई वहां कॉम्पिटिशन कम है, हमेशा वैसा चीज लेना चाहिए। टॉप 10 का एक प्रेशर अनड्यू क्रिएट करना इज नॉट गुड एट ऑल। आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं बार बार कि नहीं मुझे वही लाना है, तो आपकी प्रिपरेशन भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगती है। वो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इज अ वेरी गुड एंड वेरी डीप स्टेटमेंट। दूसरा कि ये मैंने रियलाइज कर लिया था कि भाई घड़ा धीरे धीरे ही भरता है, ठीक है। अब आज मैं जो तैयारी करता हूँ, या आज मैं जो काम करता हूँ, या मैंने इस बार जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट रेल भी चलाया सर के दर्शन में, ऐसा नहीं है कि 3 महीने पहले रोज टेस्ट लेते थे, रोज बच्चों का कॉपी चेक करते थे, क्वेश्चन सेट करते थे, टीचर्स को मोटिवेट करते थे, बच्चों को मोटिवेट करते थे, तो हम लोग को पता था कि टॉप कर जाएगा कोडरमा। कभी नहीं होता ऐसा। बट देन स्लोली एंड स्टेडली वी हैड द कॉन्फिडेंस कि हम लोग राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिजल्ट्स विल कम। तो उस डर को भगाइए, overcome that fear, that is very important in exam, have that momentum, that is very important। अपने टाइम पे even though I did not write a single answer, 5 लिखा था मैंने, 5 टेस्ट नहीं 5 आंसर एक बार कोशिश किया था लिखने का। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मेरा क्या है फोटे। माई फोटे वॉज कि मैं छोटे छोटे कीवर्ड्स प्रिपेयर करूं, जैसे गर्ल पावर, फॉरेस्ट, जेब्रा, काउ, दीज थिंग्स विल फिट इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी आंसर। इसलिए मैं आपको ये सब बताता हूँ। मुझे बहुत बार सुनने को मिलता है, अरे मैं आंसर ही नहीं लिख पाया, अरे मैं ब्लैंक हो गया, अरे दिमाग ही काम नहीं किया, अरे सब ऑप्टिमल आंसर लिखा गया। एग्जाम में देखिए भाई, पहले से भी मैं कहता हूँ, और मेरे प्यारे बहन, या तो चलेगा दिमाग या तो चलेगा कलम, और कुछ नहीं होता है। आइदर योर ब्रेन विल वर्क और योर हैंड विल वर्क, बोथ कांट वर्क इन द एग्जामिनेशन हॉल। जिनका कर जाता है उनका तो भाई रैंक फिक्स्ड है, हम जैसे लोगों का नहीं करता है। वी आर नॉट इमॉर्टल्स। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि दिमाग लगाना नहीं है, कलम चलाना रुकना नहीं है। तो भाई अब कलम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए।
3 घंटा टाइम पास कैसे करेंगे एग्जाम में? तो कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ अपना मॉडल डालना पड़ेगा, कुछ खुद का प्रपोज करना पड़ेगा फ्रेमवर्क, कुछ हाइपोथेसिस मैंने खुद के बनाए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ कमिटी के नाम मैंने लिख लिए थे, कुछ मैंने ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो मैंने लिख दिए थे, कुछ मैंने जो लॉज बने थे नीति आयोग के कुछ विजन खुद से बना लिए थे कि ऐसा नीति आयोग ने सोचा होगा, 75 ईयर डॉक्यूमेंट अगर बनेगा या 3 ईयर मास्टर प्लान या एआरसी में कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा। तो मैंने एआरसी नहीं पढ़ी थी सेकंड एआरसी में, लेकिन मुझे पता था कि सेकंड एआरसी किससे डील करता है, नाम से ही पता था, तो मैं हमेशा उसको कोट करता था। कुछ फिलोसफर्स के नाम मैंने लिख लिए थे और जाके प्यार से हर क्वेश्चन को लिखता था, घबराहट से नहीं लिखता था, दोनों में अंतर है। यही मेरा आज का आखिरी बात होगा इस लाइव सेशन का, कि आप अगर घबरा के आंसर लिखिएगा ना तो घबरा के नंबर आएगा, हड़बड़ा के लिखिएगा हड़बड़ा के नंबर आएगा, प्यार से लिखिएगा तो प्यार से आंसर आएगा। मतलब आप पॉजिटिव, जैसा आप थॉट प्रोसेस, जैसे आप खाना खाते हैं, अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ खाना खाते हैं तो आपका एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है लाइफ में। या मान लीजिए किसी की आपने देखी कोई, लेट अस से यू आर ए नॉन वेजिटेरियन आल्सो एंड यू सॉ दैट इट वाज कोई जानवर को आपने देख लिया उस तरह से कट होते हुए, तो वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बिकम्स योर बॉडी पार्ट। यही कहा गया है कर्म में भी कि अल्टीमेटली दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर आइडेंटिटी ऑल्सो, पर्सनैलिटी ऑल्सो। उसी तरह से अगर आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है अगर एग्जाम लिखते हुए कि पता नहीं मेरा निकलेगा कि नहीं, तो वो नहीं निकलेगा। आई एम वेरी, आई विल नॉट मीन्स माई वर्ड्स इन सेइंग दैट, वो नहीं निकलेगा। इट इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन फ्लॉ की लोग ह्यूमिलिटी के नाम पे आजकल अपना कॉन्फिडेंस गिरा लेते हैं, अरे यार मेरा थोड़ी होगा, हम जैसे लोग का थोड़ी होता है, देखो उसका 3 बार से हो रहा है, 3 बार से हो रहा है तो चौथा मीन्स क्यों लिख रहा है? उसको चौथा मीन्स लिखना पड़ रहा है, मतलब ही इज नॉट कैपेबल इनफ टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन 3 टाइम्स। यू शुड ऑलवेज थिंक यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन इन 1 टाइम। ये आपकी स्पिरिट होनी चाहिए जाने में। और अगर आप चौथा बार लिख रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम तीसरा बार तक नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है कि मैंने 3 मेंस लिखा है, मैं चौथा मेंस निकाल लूंगा। दैट इज द स्पिरिट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डेवलप। एक बहुत ही मतलब हास्यात्मक घटना है, जब मैं एग्जाम लिख के आया था रांची से मेंस में, मैंने वही मेरा आखिरी दिन था छुट्टी का, मेंस लिखने पर मैंने छुट्टी ली थी ऑफिस से, तो मैं निकला और फिर मैंने बोला लोगों को जो वहां पे थे, कुछ दोस्त भी मिल गए थे स्कूल के, सिंस रांची वॉज माई स्कूल का भी प्लेस था और बहुत अच्छा था उस समय इन्वायरमेंट, 2-3 दोस्त भैया भी थे, एवरीवन वाज राइटिंग टुगेदर। तो मैं बोला ठीक है भाई लोग, अब मिलते हैं, हम लोग दिल्ली में मिलेंगे। एंड दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग एट मी सेइंग कि अरे इतना कॉन्फिडेंस इसको कैसे? तो मैं बोला मैंने पेपर लिखा है, मैंने लिख दिया है, वजन डाल दिया मैंने पेपर में, मुझे पता है कितना वजनदार मैंने लिखा है। ऑप्शनल का पेपर था आई थिंक आखिरी साइकोलॉजी का, मैंने लिखा होना ही है दिल्ली में, क्यों नहीं होगा? ये भले हो सकता है कि 900 नंबर नहीं आए, 850 नंबर आए, पर ये नहीं हो सकता कि एग्जामिनर इतना कम नंबर देगा, वैसा मैंने लिखा ही नहीं है। मैंने पूरा सोच समझ के पूरे दिल से पूरा मन से लिखा है नंबर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। This is something which I want you to understand. There was a difference between overconfidence and being very प्रोफेशनल। मैं चीजों को बहुत प्रोफेशनली करना चाहता हूँ, यही आपसे भी अपेक्षा करता हूँ। इवन आफ्टर द इंटरव्यू मैंने बोला था कि मेरे इंटरव्यू में या तो बहुत कम नंबर आएंगे या बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि बीच वाला इंटरव्यू हुआ नहीं था, इट वॉज अ 2 वे इंटरव्यू, लेकिन मेरा अच्छा गया था। तो उस समय भी लोगों को मजाक लगता था जब वो इंटरव्यू सुनते थे, जब मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मैंने लगा ठीक है, पीपल हैव देयर ओन परसेप्शन। जिसको मजाक लगता है, पीपल जिनको लाइफ ही मजाक लगता है उनको सब कुछ मजाक लगेगा, दे डोंट अंडरस्टैंड सीरियसनेस। सो आई वुड से कि आप एवरेज स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर दीजिए। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एवरेज स्टूडेंट, टॉपर, ब्राइट स्टूडेंट। इट इज ऑलवेज अबाउट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कौन कितना मेहनत किया है। लोग कभी मेहनत को नहीं अप्रिशिएट करते हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ दिमाग से, कैसे भाई? मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट देने वाला कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं शार्प स्टूडेंट हूँ, मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ? मैं कितना मेहनत करता हूँ और कितना प्रोडक्टिवली मेहनत करता हूँ। 10 घंटे किताब खोल के रहती हूँ और उससे निकलता है 2 घंटे का आउटपुट, या 2 घंटे किताब खोलती हूँ और उससे निकलता है 1.25-2 घंटे का आउटपुट। ये डिटरमाइन करेगा कि मेरे एग्जाम में होगा कि नहीं होगा। दैट इज द एंड गोल। लोग कहते हैं मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। भाई आप ऑफिस जा रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, यू आर अर्निंग सम सैलरी, अप्रिशिएट इट। जिनका सैलरी नहीं मिलता है, दे आर फेसिंग दैट डिफिकल्टी। सो चीजें यहीं पे अटकती हैं कि कौन कितना मोमेंटम से तैयारी करता है। अगर आप नेगेटिव मोमेंटम के साथ तैयारी करेंगे,
हर दिन यही डर पालेंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, मेरा पहला अटेम्प्ट है। जैसा मेरा एक दोस्त था, ही इज ऑल्सो नाउ इन IAS सर्विस ओनली। सो वो क्या बोले, पहला अटेम्प्ट में जब हम लोग दे रहे थे 17 में साथ में, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली, ही वॉज गिविंग फ्रॉम दिल्ली, ही इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मतलब अभी भी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स दैट आई हैव। सो ही बिकेम फियर ट्रैप्ड, जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि फियर ट्रैपिंग क्या होता है, व्हाट इज फियर ट्रैपिंग। आप दिल्ली में रहते हैं, पहला अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, यू फील कि लोगों को आपसे ज्यादा पता है जो दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विथ मेनी ऑफ द एस्पिरेंट। कह रहे मेरे आंसर्स उभर के थोड़ी आ रहे हैं यार, देखो ना उसका कितना डीप आंसर रहता है, उसके पॉइंट वाइज आंसर होते हैं। जब वो तीसरा अटेम्प्ट देने लगा, ही बिकेम फियर ट्रैप्ड अगेन। कह रहे मेरे आंसर्स में नोवेल्टी थोड़ी बचे हैं यार, देखो ना उसका पहला अटेम्प्ट है, उसके नए आइडियाज है, मेरे आइडियाज खत्म हो गए। एंड दैट इज द प्रॉब्लम आई हैव विद लॉट ऑफ पीपल हु आर इन दिल्ली और हु आर गेटिंग फियर साइड। मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, आप कहीं से भी दे रहे हैं, यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने बोला यार वो चौथा अटेम्प्ट दे रहा है या 10वां अटेम्प्ट दे रहा है कोई, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा अटेम्प्ट अपना अटेम्प्ट है, हमारा मेहनत अपना मेहनत है, हमारे आइडियाज अपने आइडियाज हैं, हमें जाके अपने आइडियाज को रिफ्लेक्ट करना है। आइडियाज अच्छे लगे तो नंबर आएंगे, और हमें पता है कि आइडियाज नोवेल हैं, आइडियाज यूनिक हैं, लिखने का स्टाइल अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छा है, बचपन से माँ बाप ने बहुत मेहनत की हैंडराइटिंग पे। नाउ वी हैव नथिंग टू लूज, सो प्ले लाइक यू हैव नथिंग टू लूज। प्ले लाइक की वनडे टीम में आपको एक बार मौका मिला है, 2 बार मौका मिला है, उसको आप प्रेशर में खेलना चाहते हैं या उसको आप परफॉर्म करके पूरे देश के सामने दिखाना चाहते हैं कि नहीं भाई ये खिलाड़ी था, इसमें दम था, इसने कर दिखाया। सो द चॉइस इज ऑलवेज योर्स, मेक द राइट चॉइस, मेक द अर्ली चॉइस। हड़बड़ाना नहीं का मतलब यही होता है, हरी तब आता है जब हम लोग समय पे प्लान नहीं करते हैं चीजों को। अभी मैं यही बोलूंगा, जिनका इस बार मेंस है वो एसेज लिख ले, एसेज उसी में से कोई आएगा ऐसा मुझे गट फीलिंग लगता है, क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न डिकोड किया है, बैठ बैठ के देखा है कि क्या दे रहा है यूपीएससी एस्से, किस किस फिलोसफर के एस्से आए हैं, कौन कौन से फिलोसफर्स बाकी हैं एस्से के लिए, किस फिलोसफर्स के कितने एस्से आए हैं, क्या एस्से है जो कि वो फिलोसफी से हर साल 8 फिलोसफी के अगर एस्सेज आते हैं तो एक फिलोसफर के कितने एस्से 2 बार आते हैं। तो उस पर काफी R&D किया है हमारे जो भी हमारी फैमिली मेंबर्स भी है, वो भी काफी टाइम देती है मुझे, कभी कभी हेल्प करती है। सो वी हैव ट्राइड टू कम अप विथ 100 एसेस जो कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको हेल्पफुल होंगे। करते हैं आपकी जिम्मेदारी, नहीं करते हैं वो भी आपका मन, हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। उसका कॉपी चेक करना इज अ कम्बरसम प्रोसेस। समझिए आपकी मेरे पास एक दिन में 100 से ऊपर एसेज आते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुश्किल है थोड़ा, विल ट्राई टू डू दैट। और बचा सवाल एसेस का डिस्कशन मैं जरूर कर दूंगा। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको नीति आयोग का डॉक्यूमेंट पढ़ लेना चाहिए, उसका स्मॉलर वर्जन में शेयर कर देता हूँ, कोई टॉपर ने बनाया था, अच्छा ही है। उसके अलावा आपको सेकेंड ARC का जिस्ट पढ़ना चाहिए, योजना कुरुक्षेत्र का जिस्ट पढ़ना चाहिए। यू शुड बी वेरी स्मार्ट, सबका जिस्ट पढ़ के रख लीजिए, अभी पढ़ लीजिए। मतलब ये 1-1.5 महीने जो है आप ऑप्शनल प्लस ऐसी चीजें पढ़िए जो हर साल एग्जाम में आ रहा है। ये मत सोचिए कि मैं 6 क्लास का NCERT से बेसिक से शुरू करके अच्छा नंबर लेते आऊंगी मेंस में, वैसा नहीं होता है। वो वैसा सवाल नहीं पूछेगा कि वीमेन को क्या प्रॉब्लम है, वो पूछेगा कि फलाना स्कीम जो आया इसमें वीमेन रिलेटेड आजकल क्या नहीं हो रहा है, या इस चीज से इसमें क्या इशू होगा, या गिग इकोनॉमी से वीमेन को क्या फायदा होगा। सो आपको 2 चीजों को कोरिलेट करना होगा। इट इज फुलिश टू राइट मोर अबाउट गिग इकोनॉमी एंड वीमेन व्हेन इट इज आस्क्ड कि गिग इकोनॉमी का इंपैक्ट क्या होगा वीमेन में, उसमें आपको काउंटर फैक्चुअल समझ में आना चाहिए, उसमें आपको निम्बी समझ में आना चाहिए। सो ये सब चीजें अगर नहीं पता होंगी, आंसर्स डेवलप नहीं होंगे। मैं आपको वैसी चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें वैसी जरूर बताऊंगा जो कि जनरल मास को नहीं पता है, दैट आई कैन एश्योर। अगर आप उन्हें वो लिख दिया ना, जैसे ये सब फ्रेमवर्क्स भी हैं, कुछ मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, कुछ वैसी चीजें बताऊंगा जो मैंने लवासना में मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, काफी ध्यान दिया था, क्योंकि मैंने पहले तैयारी पढ़ाई नहीं की थी ना यूपीएससी की उतनी ज्यादा, तो वहां जाके पढ़ा, वहां भी टॉप कर गया ईश्वर की दया से। तो वहां पे मैंने देखा कि हाँ चीजें ऐसे ऐसे लिखने से नंबर अच्छा आता, ये सब चीजें तो मुझे पता ही नहीं थी। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा, मेरे पास जो पीपीटीज हैं उसको सिंपल टर्म्स में चेंज करके, जो मैंने पीपीटीज किए भी थे, और लोगों के जो आइडियाज मैंने सीखे एकेडमी में, उन लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छा बताया, मेरे दोस्तों से इससे।
और जो फील्ड का एक्सपीरियंस है उसको मैं उसमें मिक्स करके कोशिश करूंगा कि आप अच्छा करें। अब ओनस लाइज ऑन यू ओनली कि आप उससे कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। बाकी मैं अपने तरफ से इस बार अच्छा एफर्ट दूंगा, ये मेरी आपको